नमस्कार साथियों, तो कैसे हो आप सब। एक बार फिर आपके सामने वही जोश और जुनून के साथ फिर से वही मैराथन क्लास बीएसटीसी ज्योग्राफी के लिए, और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आने वाले हैं। जो अपने 15 क्वेश्चन हैं, जितने भी क्वेश्चन आए यहाँ पे स्क्रीन पे, आपके स्क्रीन पे शो होने वाले हैं, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। किस क्लियर, उनमें आपका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी जो मैराथन क्लास है, अपनी जो क्वेश्चन सीरीज है उसको आगे बढ़ाते हुए एक और छोटा सा वीडियो आपके सामने। चलिए स्टार्ट करते हैं। हार तब नहीं होती, देखो एक मोटिवेशनल स्पीच है, सॉरी 2 लाइनें आपके लिए, कि हार तब नहीं होती जब आप गिर जाते हैं, हार तब होती है जब आप उठने से इनकार कर देते हैं। क्या कहना चाहते हैं कि हार तब नहीं होती जब आप गिर जाते हैं, हार तो तब होती है जब आप उठने से इनकार कर देते हैं। पेपर में एक बार असफल हो गए, 2 बार असफल हो गए, और लास्ट में अगर आप खुद बोल दो कि अब तो मैं पास नहीं होऊंगा, तब आपकी हार है। वरना मेहनत करो, आगे बढ़ो, और बार बार एग्जाम दो। एक बार नहीं आएगा, दूसरी बार आएगा, तीसरी बार आएगा, लेकिन आपकी मेहनत रंग जरूर लाएगी। इसलिए मेहनत करने से इनकार कभी मत करो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। राजस्थान के भौगोलिक स्वरूप को सामान्यतः कितने जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया है? ऑप्शन नंबर 1 7, ऑप्शन नंबर 2 5, ऑप्शन नंबर 3 4 और ऑप्शन नंबर 4 6। तो बताइए कि राजस्थान को सामान्यतः कितने जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा कि ना तो किसी भूगोलवेत्ता के अनुसार पूछा है और ना किसी अदर अकॉर्डिंग के अनुसार पूछा है। पूछा क्या है कि सामान्यतः, यानी सामान्यतः कितने भागों में बांटा है? तो वो बांटा है आपके 5 भागों में। कितने भागों में बांटा है दोस्तों? 5 भागों में। देखिए 5 भाग कौन कौन से हैं? अगर 5 भागों की बात करें, एक छोटा सा राजस्थान बना लेते हैं अपना। देखिए 5 भागों की बात करें तो 5 भागों को कुछ इस प्रकार से बांटा है। पहला आता है आपके शुष्क, कौन सा आता है? शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। कौन सा आता है? शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। और ये जो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है, ये आपका 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पश्चिम दिशा में स्थित है। क्लियर। उसके बाद आते हैं आपके, एक लाइन और खींचते हैं, और वो आती है आपके 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। कौन सी? 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। अब ये जो 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है, इसके पश्चिम दिशा में और 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पूर्व दिशा में, यानी दोनों के मध्य का जो भाग है उसे क्या नाम दिया गया? देखो उसे जो नाम दिया गया है वो दिया गया है अर्ध शुष्क। क्या नाम दिया गया है? अर्ध शुष्क। क्लियर। अर्ध शुष्क मैदानी प्रदेश। उसके बाद आगे बात करें तो 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के समानांतर, 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के समानांतर राजस्थान में एक पर्वतीय पर्वतमाला है, जिसका नाम क्या है? अरावली पर्वतमाला। क्या नाम है? अरावली पर्वतमाला। क्लियर। इस अरावली पर्वतमाला के इसको ना एक अलग से जलवायु प्रदेश बनाया गया, और वो क्या है? वो होता है आपका उप आर्द्र। कौन सा आता है? उप आर्द्र जलवायु प्रदेश। और इसी अरावली पर्वतमाला के पूर्व में, इसी अरावली पर्वतमाला के पूर्व में वो आता है आपके पूर्वी मैदानी प्रदेश। कौन सा आता है? पूर्वी मैदानी प्रदेश। और इस पूर्वी मैदानी प्रदेश की जो जलवायु वो कैसी है? उप आर्द्र। कैसी है? उप आर्द्र। क्लियर। ये हो गए आपके 3। कितने हो गए? 3। उसके बाद आगे बात करें कि आपका दक्षिणी पूर्वी भाग है। कौन सा भाग है? दक्षिणी पूर्वी भाग। इसे कहा गया है आर्द्र जलवायु प्रदेश। क्या कहा गया है? आर्द्र जलवायु प्रदेश। क्लियर। 4 हो गए। लास्ट का आता है 5वां, दक्षिणी राजस्थान की ओर। 5वां कौन सा आता है? दक्षिणी राजस्थान की ओर। उसे क्या नाम दिया गया? उसे नाम दिया गया है अति आर्द्र। क्या नाम दिया गया? अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। क्लियर। तो ये हो गए आपके 5 जलवायु प्रदेश जो कि सामान्य आधार पे बांटे गए। शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश या शुष्क जलवायु प्रदेश, दूसरा अर्ध शुष्क मैदानी प्रदेश, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, तीसरा आता है उप आर्द्र जलवायु प्रदेश, यानी
एक होते हैं प्रधानमंत्री और एक होते हैं उप प्रधानमंत्री। एक हो गया आर्द्र जो कि नमी वाला सर्वाधिक, लेकिन आर्द्र से थोड़ा कम वो हो जाता है उप आर्द्र। ये हो गए अपने उप प्रधानमंत्री। क्लियर। और ये कहाँ पे है, ये अपने पूर्वी मैदानी प्रदेश और अरावली की पर्वत श्रृंखला में। क्लियर है। उसके आगे आर्द्र जलवायु प्रदेश, ये अपने मुख्यमंत्री। आर्द्र जलवायु प्रदेश ये अपने दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है। किस राजस्थान में पाई जाती है, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में। उसके बाद अति आर्द्र कौन सा आता है, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश, मुख्यमंत्री के बाद प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री के बाद प्रधानमंत्री। अति आर्द्र जलवायु प्रदेश ये आता है आपके दक्षिणी राजस्थान की ओर। किसकी ओर आता है, दक्षिणी राजस्थान की ओर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो क्वेश्चन है, राजस्थान में उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी किस जिले में स्थित है। आपको बताना है कि अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है उत्तरी अरावली की, वो बतानी है कि किस जिले में। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 जयपुर में, 2 सीकर में, तीसरा अजमेर में और चौथा सिरोही में। तो बताइए कि उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची जो चोटी है वो किस जिले में है। तो सबसे पहले तो ये बात करते हैं, इसका आंसर निकालते हैं। और अरावली जो है ये अपनी अरावली है राजस्थान के अंदर। इसे कितने भागों में बांटा है, इसे बांटा है 3 भागों में। कितने भागों में बांटा है, 3 भागों में। क्लियर। ये आपकी दक्षिणी अरावली, ये आपकी मध्य अरावली, कौन सी है, मध्य अरावली, और ये आपकी उत्तरी अरावली। कौन सी आ गई, उत्तरी अरावली। यानी दक्षिणी अरावली, मध्य अरावली, उत्तरी अरावली। पूछा क्या है, उत्तरी अरावली के बारे में। तो ये आपका दक्षिणी राजस्थान, ये आपका मध्य राजस्थान, ये आपका उत्तरी राजस्थान। तो उत्तरी राजस्थान का जिला कौन सा है, इसमें उत्तरी राजस्थान का जिला ढूंढना है। देखो अजमेर है, मध्य राजस्थान का है, सिरोही है, दक्षिणी राजस्थान का है। क्लियर। जयपुर और सीकर दोनों क्या है आपके उत्तरी राजस्थान के जिले हैं। क्लियर। लेकिन पूछ रहा क्या है, सबसे ऊंची चोटी उत्तरी अरावली की, तो वो आपके रघुनाथगढ़। कौन सी है, रघुनाथगढ़। ऊंचाई कितनी है इसकी, 1055 मीटर। कितनी है, 1055 मीटर। और ये किस जिले में है, तो ये आपके सीकर जिले में है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सीकर जिला। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सीकर जिला। की उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची जो चोटी है वो सीकर जिले में है। कौन सी है, रघुनाथगढ़ है। ऊंचाई कितनी है, 1055 मीटर। क्लियर। सिरोही की बात करें तो सिरोही के अंदर संपूर्ण अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। संपूर्ण अरावली की सबसे ऊंची चोटी, नाम क्या है उसका, सब जानते हैं, गुरु शिखर। क्या नाम है, गुरु शिखर। इसकी ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई है इसकी 1722 मीटर। ऊंचाई कितनी है, 1722 मीटर। और दक्षिणी अरावली की भी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गुरु शिखर। उसके बाद मध्य अरावली, कौन सी आती है, मध्य अरावली। मध्य अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है वो आती है आपके टोडगढ़। कौन सी आती है, टोडगढ़ चोटी। कौन सी आएगी, टोडगढ़ चोटी। ऊंचाई कितनी है इसकी, 933 मीटर। ऊंचाई कितनी है, 933 मीटर। क्लियर। फिर आता है जयपुर। तो जयपुर में अरावली की यानी संपूर्ण अरावली की सबसे कम ऊंचाई, संपूर्ण अरावली की सबसे कम ऊंचाई है। और चोटी का नाम क्या है, तो देखिए चोटी का जो नाम है वो आपकी है सिरावास चोटी। कौन सी चोटी है, सिरावास चोटी। इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई है 653 मीटर। कितनी है, 653 मीटर। क्लियर। अगले क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका कि ग्रीष्म काल में राजस्थान के किन जिलों में वायु की गति अधिक होती है। गर्मियों के दिनों में कि राजस्थान के कौन से भाग में वायु की गति सर्वाधिक होती है या अधिक होती है। देखो ऑप्शन नंबर 1 पूर्वी जिलों में, ऑप्शन नंबर 2 दक्षिणी जिलों में, ऑप्शन नंबर 3 पश्चिमी जिलों में, ऑप्शन नंबर 4 दक्षिणी पूर्वी जिलों में। क्लियर। उस भाग के जिले बताने जिस भाग में वायु की गति सर्वाधिक होती है ग्रीष्म काल में। क्लियर है। तो देखिए ग्रीष्म काल और उसके बाद वायु की गति सर्वाधिक होना, वायु की गति सर्वाधिक होना। अगर आप लोगों को पता है कि तापमान, क्या पता है, तापमान प्लस वायुदाब, तापमान प्लस वायुदाब। देखो तापमान प्लस वायुदाब में क्या होता है, विपरीत संबंध होता है। क्या होता है, विपरीत संबंध होता है। अगर तापमान ज्यादा होगा, अगर तापमान ज्यादा होगा तो वायुदाब क्या होगा, कम होगा, वायुदाब कम होगा। और अगर तापमान कम होगा तो वायुदाब क्या होगा,
अधिक होगा, वायुदाब ज्यादा होगा। और पवनें जो चलती है, अपनी हवा जो चलती है, वो कहाँ से कहाँ चलती है? वो चलती है उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर। कहाँ से कहाँ चलती है? उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर। और ग्रीष्म काल में राजस्थान का जो तापमान है वो क्या होता है? अधिक होता है। क्या होता है? अधिक होता है। वायुदाब निम्न होता है। क्लियर। लेकिन राजस्थान के भी किन जिलों में तापमान सर्वाधिक होता है? तो वो होता है आपके पश्चिमी जिलों में। किन जिलों में होता है? पश्चिमी जिलों में। रीजन क्या है? कारण क्या है? मरुस्थल का विस्तार। कारण क्या है? मरुस्थल का विस्तार। तो मरुस्थल में रेत ही रेत होती है तो सर्वाधिक गर्म हो जाती है, इसलिए वहां का वायुदाब निम्न होता है और तापमान सर्वाधिक होता है। और हवा जो है वो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर बहती है। क्लियर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिमी जिलों में वायु की गति है वो तेज होती है। वायु की गति तेज होती है। रीजन यही है कि तापमान और वायुदाब में विपरीत संबंध होता है और वायु जो चलती है वो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। क्लियर है। पूर्वी जिलों की बात करें तो पूर्वी जिलों में मध्यम हवाएं चलती है, यानी ना तो ज्यादा स्पीड होती है और ना ही धीमी होती है। दक्षिणी जिलों की बात करें, यहाँ सर्वाधिक आर्द्रता है। क्या है? सर्वाधिक आर्द्रता। लेकिन गर्मियों के दिनों में क्या होता है? जून के महीने में यहाँ सर्वाधिक ताप होता है। क्या होता है? ताप। ताप और तापमान में अंतर है। ताप और तापमान में अंतर है। क्लियर। सर्वाधिक ताप होता है लेकिन यहाँ तापमान कम होता है क्योंकि पठारी भाग है, जल्दी गर्म नहीं हो पाता, रेत जल्दी गर्म होती है। तो यहाँ पे भी हवाएं कैसी होगी? यहाँ पे हवाएं होंगी मध्यम। कैसी चलेंगी? मध्यम हवाएं। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान है, ये भी अपना हाड़ौती का पठार यानी पठारी भाग है। तो यहाँ पे हवाएं कैसी चलेगी? यहाँ भी हवाएं चलेंगी मध्यम प्रकार की या मध्यम गति की। कैसे चलेगी? मध्यम गति की। सर्वाधिक तेज गति से कहाँ चलेगी? पश्चिमी जिलों में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिमी जिलों में राजस्थान में सर्वाधिक हवा की गति होती है, वायु की गति होती है। किस काल में? ग्रीष्म काल में। अगले क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिश्रित लाल व काली मिट्टी से सामान्यतः कौन सी फसलें प्राप्त की जाती है? मृदा की बात हो रही है कि कौन सी फसलें किस प्रकार की मृदा में सर्वाधिक प्राप्त होती है। तो देखिए, ऑप्शन नंबर 1 चावल व गन्ना, ऑप्शन नंबर 2 बाजरा व ज्वार, ऑप्शन नंबर 3 कपास व मक्का, ऑप्शन नंबर 4 चना जौ गेहूं। बताइए कि लाल व काली मिट्टी से सामान्यतः कौन सी फसलें प्राप्त की जा सकती है। तो देखिए, एक राजस्थान का मैप बनाते हैं। ये तो हो गया आपका मरुस्थलीय प्रदेश। कौन सा हो गया? मरुस्थल। क्लियर। ये आपकी अरावली यानी पठारी भाग। यह आपका पूर्वी मैदानी प्रदेश जो नदियों द्वारा निर्मित है। किसके द्वारा? नदियों द्वारा। कौन सा प्रदेश है? पूर्वी मैदानी प्रदेश। उसके बाद ये दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश जो ज्वालामुखी से निर्मित है। किससे है? ज्वालामुखी से निर्मित। क्लियर। अब बात करें कि लाल व काली मिट्टी। लाल व काली मिट्टी, सबसे पहले हाड़ौती पठार की जो मिट्टी है वो कैसी है? काली। पूर्वी मैदानी प्रदेश की कैसी है? जलोढ़। कैसी है? जलोढ़ मिट्टी। कैसी मिट्टी है? देखो, जलोढ़ मिट्टी है। उसके बाद ये जो पठारी भाग है, इस पठारी भाग की मिट्टी कैसी है? लाल भी है और काली भी है। वो कैसे? ये दक्षिणी भाग है, यहाँ पे मध्यम काली मिट्टी है, इधर मरुस्थलीय भाग है। दोनों का मिश्रण लाल प्लस काली मिट्टी। और ये आपकी रेतीली बलुई मिट्टी। रेतीली बलुई मिट्टी। क्लियर। कपास और मक्का। कपास किस मिट्टी में सर्वाधिक होती है? काली मिट्टी में। मक्का लाल व काली मिट्टी में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिणी राजस्थान। तो आपका दक्षिणी राजस्थान में इसमें सर्वाधिक मक्का का उत्पादन होता है और कपास का उत्पादन होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। कपास और मक्का लाल व काली मिट्टी से सामान्यतः फसलें प्राप्त की जा सकती है। क्लियर। चावल व गन्ना। चावल व गन्ना ये आपके डूंगरपुर बांसवाड़ा में होता है, यानी मध्यम काली या जलोढ़ मिट्टी। मध्यम काली या जलोढ़ मिट्टी में पाया जाता, जलोढ़ मिट्टी से ये फसलें प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद बाजरा व ज्वार। बाजरा और ज्वार में पानी की मात्रा कम चाहिए,
बाजरा व ज्वार में पानी की मात्रा कम चाहिए, तो ये होती है आपके अर्ध शुष्क मैदानी प्रदेश में। किस में होती है? अर्ध शुष्क मैदानी प्रदेश में। यहाँ की मिट्टी कैसी है? तो यहाँ की मिट्टी है रेतीली मिट्टी। कैसी मिट्टी है? रेतीली मिट्टी। चना, जौ और गेहूं, चना, जौ और गेहूं, यह आपकी रबी की फसल है। किसकी फसल है? रबी की फसल। क्लियर? रबी की फसल है। चना सर्वाधिक कहाँ होता है? तो चना भी यही आपकी काली मिट्टी में सर्वाधिक होता है। जौ और गेहूं आर्द्रता चाहिए, तापमान चाहिए, यानी नमी की मात्रा चाहिए। तो ये भी हो गया आपके पूर्वी राजस्थान में और दक्षिणी राजस्थान में और उत्तरी राजस्थान में। क्लियर? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से राजस्थान का सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग कौन सा है? 2011 की जनगणना के अनुसार बताना है कि संभाग जो है अपने 7 संभाग, उसमें से सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 भरतपुर, 2 जयपुर, तीसरा कोटा और चौथा बीकानेर। बताना कौन सा क्या है कि सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग कौन सा है? तो सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग कौन सा होगा? देखिए वो होगा आपके जयपुर संभाग। कौन सा होगा? जयपुर संभाग। क्योंकि सर्वाधिक साक्षरता वाले जो जिले हैं वो किस संभाग में आते हैं? वो आते हैं जयपुर संभाग में। किस संभाग में आते हैं? जयपुर संभाग में। कौन कौन से? सीकर जयपुर संभाग में आता है, और झुंझुनू ये भी किस संभाग में आता है? ये भी जयपुर संभाग में आता है। ये सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले हैं। लेकिन राजस्थान का सर्वाधिक साक्षरता वाला जो जिला है वो कौन सा है? सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला वो आपके कोटा। कौन सा जिला है? कोटा राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता वाला है। क्या है? सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला। क्लियर? कोटा जिला जो है आपका सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है। उसके बाद झुंझुनू आता है, झुंझुनू के बाद जयपुर, जयपुर के बाद सीकर। तो यह आपका जो सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले किस संभाग में आते हैं? जयपुर संभाग में। संभाग की बात हो रही है तो संभाग कौन सा आएगा? जयपुर संभाग सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग होगा। क्लियर? कोटा की बात करें तो कोटा सर्वाधिक नदियों वाला संभाग है। क्या है? सर्वाधिक नदियों वाला संभाग। क्लियर? आगे बात करें बीकानेर की। बीकानेर संभाग न्यूनतम नदियों वाला है। न्यूनतम नदियों वाला। उसके बाद न्यूनतम नदियों वाला तो है, लेकिन और क्या है? न्यूनतम जनजाति, सॉरी न्यूनतम अनुसूचित जाति वाला संभाग। अनुसूचित जाति वाला संभाग कौन सा? बीकानेर संभाग। क्लियर? आगे बात करें भरतपुर संभाग की। किस संभाग की? भरतपुर संभाग की। राजस्थान का नवीनतम संभाग है। राजस्थान का क्या है? नवीनतम संभाग है। और एकमात्र ऐसा संभाग, एकमात्र ऐसा संभाग जो 2 राज्यों के साथ, कितने राज्यों के साथ? 2 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। सॉरी 2 क्या 3 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। 3 कौन कौन से? एमपी, यूपी और हरियाणा। एमपी, यूपी और हरियाणा, इन तीनों राज्यों के साथ सीमा कौन सा संभाग बनाता है? भरतपुर संभाग बनाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से गलत युग्म कौन सा है? इनमें से बताना कि गलत युग्म कौन सा है। खनिज दे दिए, अभ्रक, बेरिलियम, सीसा व जस्ता, तांबा। प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कि अभ्रक का उत्पादन नागौर में, बेरिलियम का उत्पादन जयपुर में, सीसा व जस्ता का उत्पादन उदयपुर में, तांबे का उत्पादन झुंझुनू में। क्लियर? इनका बताना कि प्रमुख उत्पादक जिले हैं वो कौन से हैं। देखिए अभ्रक का उत्पादन है नागौर में होता है? नहीं, अभ्रक का उत्पादन नागौर में नहीं होता। कहाँ होता है? भीलवाड़ा में। कहाँ पे होता है? भीलवाड़ा में। और भीलवाड़ा को क्या कहा जाता है? अभ्रक नगरी। क्या कहा जाता है? अभ्रक नगरी भी कहा जाता है। अभ्रक नगरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे अभ्रक की ईंटें बनाई जाती है। क्या किया जाता है? अभ्रक की ईंटें बनाई जाती है। कहाँ बनाई जाती है? भीलवाड़ा में। अभ्रक की ईंटें जो कहाँ बनाई जाती है? भीलवाड़ा में। क्लियर? नागौर की बात करें तो नागौर के गोट मंगलोद क्षेत्र में, किस क्षेत्र में? गोट
मंगलोद। गोट मांगलोद जो क्षेत्र है, गोट मांगलोद क्षेत्र में क्या होता है, जिप्सम का उत्पादन। क्या होता है, जिप्सम। क्या होता है, जिप्सम में। उसके बाद मकराना है, मकराना, यहाँ पे क्या होता है, सर्वाधिक उच्च किस्म का यानी सबसे अच्छा संगमरमर मिलता है, सफेद संगमरमर, सफेद संगमरमर। तो नागौर में जिप्सम का उत्पादन होता है। और जो ग्रेनाइट की बात करें तो कौन सा, मकराना में सफेद संगमरमर मिलता है। ये कहाँ मिलते हैं, नागौर में। क्लियर। नागौर में अभ्रक का उत्पादन नहीं होता। अभ्रक का प्रमुख उत्पादक जिला कौन सा है, भीलवाड़ा। कौन सा आएगा, भीलवाड़ा, जिसे क्या कहते हैं, अभ्रक नगरी। और अभ्रक की ईंटें जो बनाई जाती है वो कहाँ बनाई जाती है, वो बनाई जाती है भीलवाड़ा में। उसके बाद बेरेलियम, बेरेलियम का जो उत्पादन है वो कहाँ होता है, बांदर सिंदरी जयपुर में। कहाँ होता है, बांदर सिंदरी। बांदर सिंदरी जयपुर कहाँ पे किया जाता है, बांदर सिंदरी जयपुर क्षेत्र में इसका उत्पादन होता है। क्लियर। सीसा व जस्ता, सीसा व जस्ता की बात करें तो ये आपके उदयपुर में। कहाँ पे है, उदयपुर में। उदयपुर का क्षेत्र एक आता है जावर, जावर में शीशे जस्ते का उत्पादन होता है। और इसी से सर्वाधिक चांदी निकाली जाती है, क्योंकि चांदी जो मिलती है वो गेलेना के रूप में मिलती है। किसके साथ, सीसा व जस्ता के साथ। किसके साथ मिलती है, सीसा व जस्ता के साथ। तांबे की बात करें तो तांबा झुंझुनू में, झुंझुनू का कौन सा क्षेत्र, खेतड़ी और सिंगाना, खेतड़ी और सिंगाना। इसलिए झुंझुनू को क्या कहा जाता है, ताम्र नगरी भी कहा जाता है, क्योंकि सर्वाधिक तांबे के भंडार और सर्वाधिक तांबे का जो उत्पादन होता है वो किस जिले से होता है, झुंझुनू से होता है। किस जिले से होता है, झुंझुनू से। क्लियर। तो अभ्रक का पहला जो ऑप्शन है आपका वो यहाँ पे गलत होगा। अभ्रक का उत्पादन नागौर में नहीं होता, कहाँ होता है, भीलवाड़ा में। अगले क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, किस पशु के लिए राजस्थान भारत में एकाधिकार रखता है, किस पशु के लिए राजस्थान भारत में एकाधिकार रखता है। ऑप्शन नंबर 1 गाय, ऑप्शन नंबर 2 भेड़, ऑप्शन नंबर 3 ऊंट, ऑप्शन नंबर 4 बकरी। कि किस पशु में राजस्थान का एकाधिकार है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, कि ऊंट जो है राजस्थान में सर्वाधिक है। ऊंट क्या है, राजस्थान में भारत की दृष्टि से सर्वाधिक है। किसकी दृष्टि से, भारत की दृष्टि से सर्वाधिक है। और ऊंटों के मामले में, ऊंटों के मामले में राजस्थान क्या है, भारत में एकाधिकार रखता है। क्या रखता है, एकाधिकार। क्लियर। कि भारत में सिर्फ और सिर्फ ऊंट कहाँ पे है, तो वो है आपके राजस्थान में। ऊंटों का जो प्रजनन केंद्र है, ऊंटों का प्रजनन केंद्र वो कहाँ बनाया गया है, जोहड़बीड़। कहाँ बनाया गया है, जोहड़बीड़ बीकानेर में। कहाँ बनाया गया, जोहड़बीड़ बीकानेर में। क्लियर। उसके बाद बात करें भेड़ की, तो भेड़ में राजस्थान का चौथा स्थान है। भेड़ में राजस्थान का कौन सा स्थान है, चौथा स्थान। क्लियर। बकरी की बात करें तो बकरी में राजस्थान का प्रथम स्थान है। बकरी में राजस्थान का कौन सा स्थान है, प्रथम स्थान। क्लियर। बकरी अनुसंधान केंद्र और भेड़ अनुसंधान केंद्र दोनों क्या है, केंद्रीय अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय भेड़, केंद्रीय भेड़ व बकरी जो अनुसंधान केंद्र है ये कहां पर है, ये आपके अविका नगर मालपुरा में। कहाँ है, अविका नगर मालपुरा। और ये कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है आपके टोंक जिले में। किस जिले में, टोंक जिले में। क्लियर। उसके बाद बात करें बकरी की, तो बकरी का एक अनुसंधान केंद्र वो आपके अजमेर में, रामसर अजमेर में। कहाँ पे है, रामसर अजमेर में। कौन सा, बकरी व चारा अनुसंधान केंद्र। कौन सा है, बकरी व चारा अनुसंधान केंद्र। क्लियर। अगले क्वेश्चन की बात करें, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 ऊंट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जब राजस्थान में मानसूनी धाराओं का आगमन होता है तब धरातलीय भाग की दशाएं होती है कि राजस्थान में जब मानसून आता है उस वक्त राजस्थान का जो धरातल है उसकी दशाएं कैसी होती है। ऑप्शन नंबर 1 तापमान में कमी, वायुदाब में वृद्धि होती है। ऑप्शन नंबर 2 तापमान में वायुदाब में कमी होती है। ऑप्शन नंबर 3 तापमान में वृद्धि होती है, वायुदाब में कमी होती है। ऑप्शन नंबर 4 तापमान में वायुदाब में वृद्धि होती है। इसका राइट आंसर क्या होगा? अभी पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था कि हवाएं जो है वो चाहे मानसूनी हवाएं हो, चाहे पवने हो, चाहे वायु हो, चाहे कुछ भी हो, वो क्या कहाँ से कहाँ चलती है? उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर। और वायुदाब और तापमान में क्या होता है? विपरीत संबंध होता है। क्या होता है? विपरीत संबंध। तो तापमान अधिक होगा, तापमान अधिक होगा तो वायुदाब क्या होगा? कम होगा। तापमान अधिक होगा राजस्थान में तो वायुदाब कम होगा, और वायुदाब कम होगा तो मानसूनी हवाएं राजस्थान की ओर अग्रसर होंगी। मानसूनी हवाएं क्या है? राजस्थान की ओर प्रवाहित होंगी और मानसूनी हवाएं आएंगी तो क्या होगा? तापमान में वृद्धि होगी, वायुदाब में कमी होगी। राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 3 कि जब राजस्थान में मानसूनी धाराओं का आगमन होता है तो राजस्थान की धरातलीय जो दशाएं हैं उनमें तापमान में वृद्धि होती है और वायुदाब में कमी होती है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, पिछोला झील का निर्माण एक बंजारे द्वारा किसके शासनकाल में करवाया गया था? ऑप्शन नंबर 1 राज सिंह के काल में 1962 में। ऑप्शन नंबर 2 राणा लाखा के काल में 1455 में। जय सिंह के काल में 1685 से 1692 में। आनाजी के काल में 1137 ईस्वी में। तो किस शासक के काल में एक बंजारे द्वारा पिछोला झील का निर्माण करवाया गया था? देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? राणा लाखा के काल में। किसके काल में? राणा लाखा के काल में 1455 ईस्वी में एक बंजारे द्वारा किस झील का निर्माण करवाया गया? पिछोला झील का। किस झील का निर्माण करवाया गया? पिछोला झील का। ये झील है कहाँ पे? ये उदयपुर में है। कहाँ पे है? उदयपुर जिले में। क्लियर? उदयपुर जिले में स्थित है। उसके बाद इस झील के किनारे, इस झील के किनारे उदयपुर का सिटी पैलेस बना हुआ है। क्या बना हुआ है? उदयपुर का सिटी पैलेस। और इसी झील में उदयपुर के 2 जल महल है। कौन कौन से? एक जग मंदिर, एक कौन सा? जग मंदिर, और एक है जग निवास। एक है जग निवास जो कि पिछोला झील के बीचों बीच बने हुए हैं। क्लियर है? निर्माण किसने करवाया था? बंजारे ने। किसके काल में? राणा लाखा के काल में। क्लियर? आगे राज सिंह की बात करें तो राज सिंह ने राजसमंद जिले में, राज सिंह ने राजसमंद में, कहाँ पे? राजसमंद में 1662 ईस्वी में किस झील का निर्माण करवाया? राजसमंद झील का। किस झील का निर्माण करवाया? राजसमंद झील का निर्माण करवाया था। क्लियर? और ये जो झील है राजसमंद झील एकमात्र ऐसी झील है जिसके नाम पे जिले का नाम पड़ा, और जिले का नाम क्या है? राजसमंद। क्लियर? जय सिंह की बात करें, जय सिंह ने 85 से 92 यानी 16 से 85 से 92 में किस झील का निर्माण करवाया? तो वो कराया जय समंद झील का। किस झील का? जय समंद झील का। ये कहाँ पे है? तो ये भी आपके उदयपुर में है। कहाँ पे है? उदयपुर में है। लेकिन 4 अगस्त 2023 के बाद जब राजस्थान के नए जिलों का गठन किया गया तो ये झील अब किस जिले में आएगी? तो ये आएगी आपके सलुम्बर में। किस में आएगी? सलुम्बर नामक स्थान पे थी तो सलुम्बर जिले में आएगी, क्योंकि सलुम्बर क्या हो गया? जिला बन गया। कब बना? 4 अगस्त 2023 को। क्लियर? किससे अलग हुआ था? उदयपुर से। उसके बाद आना जी के काल में 1137 में, तो आना जी ने क्या? 1137 में अजमेर जिले में, किस जिले में? अजमेर में आना सागर झील का निर्माण करवाया। किस झील का करवाया? आना सागर झील का निर्माण करवाया। चंद्रावती नदी को रोक के करवाया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सा युग्म असत्य नहीं है? सोम नदी का उद्गम होता है गोगुंदा की पहाड़ियों से। कातली नदी का उद्गम होता है शिवालिक की पहाड़ियों से। साबी नदी का उद्गम होता है सेवर की पहाड़ियों से। जोजड़ी नदी का उद्गम होता है
भंवर माता की पहाड़ियों से। बताना क्या है, निम्न में से कौन सा युग्म असत्य क्या नहीं है, असत्य नहीं है। मतलब क्या बताना है, इसमें सत्य कथन बताना है। क्या बताना है, सत्य कथन है। तो किस नदी का उद्गम, किस नदी का उद्गम किन पहाड़ियों से होता है, इसमें देख के बताना है कि ये वाला ऑप्शन आपका राइट है। कौन सा युग्म सुमेलित हो रहा है, तो वो हो रहा है आपके ऑप्शन नंबर 3, साबी नदी का जो उद्गम है वो होता है सेवर की पहाड़ियां। ये कहाँ पे है, जयपुर से। यानी जयपुर में सेवर की पहाड़ियों से किस नदी का उद्गम होता है, साबी नदी का उद्गम होता है। बाकी के ऑप्शंस आपके क्या है, सुमेलित नहीं है या सही नहीं है। तो साबी नदी का उद्गम होता है सेवर की पहाड़ियों से, और ये साबी नदी अलवर की, किस जिले की, अलवर की। अलवर की क्या है, सबसे बड़ी नदी, अलवर की सबसे बड़ी नदी है, सबसे बड़ी नदी है। कौन सी नदी, साबी नदी। बाकी ऑप्शंस की बात करें तो सोम नदी, सोम नदी का उद्गम कहाँ से होता है, इसका उद्गम होता है बीचामेड़ा की पहाड़ियां उदयपुर से। कहाँ से होता है, बीचामेड़ा की पहाड़ियां, बीचामेड़ा की पहाड़ियों से। और ये कहाँ पे है, ये आपके उदयपुर में है। कहाँ पर है, उदयपुर में। क्लियर। उसके बाद गोगुंदा की पहाड़ियों से, यानी गोगुंदा की पहाड़ियों से किस नदी का उद्गम होता है, तो गोगुंदा की पहाड़ियों से आपकी जिस नदी का उद्गम होता है उसका नाम है आयड़ नदी। कौन सी नदी है, आयड़ नदी, जिसे क्या बोलते हैं, बेड़च भी बोलते हैं उसे क्या बोलते हैं, बेड़च नदी भी बोलते हैं। तो गोगुंदा की पहाड़ियों से आयड़ नदी का उद्गम होता है। क्लियर। ये भी कहाँ है, ये भी आपके उदयपुर में है। ये भी कहाँ है, ये भी आपके उदयपुर में। उसके बाद बात करें कातली नदी, किसकी बात करें, कातली नदी की। तो कातली का उद्गम होता है खंडेला की पहाड़ियों से। कहाँ से होता है, खंडेला की पहाड़ियों से। और खंडेला की पहाड़ियां कहाँ है, तो ये आपके है सीकर जिले में। किस जिले में है, सीकर जिले में। हर्ष की पहाड़ियों के मध्य स्थित है कौन, खंडेला की पहाड़ियां। और यहाँ से किस नदी का उद्गम होता है, कातली नदी का। और राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली, राजस्थान में पूर्णतः पूर्णतः बहने वाली अंतः प्रवाह क्षेत्र की, किस क्षेत्र की, अंतः प्रवाह क्षेत्र की सबसे लंबी नदी है। क्या है, सबसे लंबी नदी है। कौन सी नदी, कातली नदी। कौन सी नदी है, कातली नदी। राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली अंतर प्रवाह क्षेत्र की सबसे लंबी नदी। उद्गम खंडेला की पहाड़ियों से, शिखर से होता है। शिवालिक की पहाड़ियां, ये आपके कहाँ है, ये आपके हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में। शिवालिक की पहाड़ियों में कौन सी पहाड़ियां, कालका की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां, कालका की पहाड़ियां। और इन पहाड़ियों से किस नदी का उद्गम होता है, तो वो होता है आपके गग्गर नदी का। कौन सी नदी, गग्गर नदी। और राजस्थान में अंतर प्रवाह क्षेत्र की सबसे लंबी जो नदी है वो कौन सी है, गग्गर नदी। कौन सी है, गग्गर नदी। उसके बाद साबी नदी सेवर की पहाड़ियों से जयपुर में। फिर आता है आपके जोजड़ी नदी, इसका उद्गम जो होता है वो होता है आपके पोंडलू गांव से। कहाँ से होता है, पोंडलू गांव। कौन सा गांव, पोंडलू गांव। और ये कहाँ पे है, ये आपके नागौर में है। कहाँ पर है, नागौर में। और लूणी नदी की एकमात्र सहायक नदी जो लूणी में दाईं ओर से मिलती है। भंवर माता की पहाड़ियां, ये आपके प्रतापगढ़ में है। कहाँ पर है, प्रतापगढ़ में। और यहाँ से किस नदी का उद्गम होता है, तो ये होता है आपके जाखम का। किसका होता है, जाखम नदी का उद्गम होता है प्रतापगढ़ में, भंवर माता की पहाड़ियों से। अगले क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत कब से हुई। ऑप्शन नंबर 1 24 अप्रैल 1962 से। ऑप्शन नंबर 2 4 जून 2005। ऑप्शन नंबर 3 1 नवंबर 1956। ऑप्शन नंबर 4 30 मार्च 1949। तो राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की जो शुरुआत है वो कब से हुई है, बताइए। देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 30 मार्च 1949 से राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत हुई। क्लियर। बात करें 24 अप्रैल 1962 की, इस वक्त राजस्थान के सीएम थे मोहनलाल सुखाड़िया। कौन थे,
मोहनलाल सुखाड़िया। इन्होंने राजस्थान में संभागीय व्यवस्था को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। तो राजस्थान में संभागीय व्यवस्था को समाप्त कब किया गया, 24 अप्रैल 1962 को। किसके काल में, मोहनलाल सुखाड़िया के काल में। उसके बाद 4 जून 2005 को क्या हुआ, 4 जून 2005 को राजस्थान का 7वां संभाग बना। कौन सा बना, 7वां संभाग बना, जिसका नाम है भरतपुर संभाग। क्या नाम है, भरतपुर संभाग। इस वक्त राजस्थान में सीएम कौन थी, तो राजस्थान में सीएम थी वसुंधरा राजे। कौन थी, वसुंधरा राजे। तो वसुंधरा राजे के शासनकाल में भरतपुर संभाग का निर्माण हुआ। उसके बाद 1 नवंबर 1956 को क्या हुआ, 1 नवंबर 1956 को राजस्थान के एक केंद्र शासित प्रदेश था, एक केंद्र शासित प्रदेश था। उसका नाम क्या था, उसका नाम था अजमेर। क्या नाम था, अजमेर। उसको 1 नवंबर 1956 को क्या किया गया, जिला बनाया गया। क्या किया गया, जिला बनाया गया। और ये जो अजमेर जिला था, ये राजस्थान का 26वां जिला बना। कौन सा जिला बना, 26वां जिला। तो 1 नवंबर 1956 को अजमेर राजस्थान का 26वां जिला बना। क्लियर। संभागीय व्यवस्था की जो शुरुआत हुई है वो हुई है 30 मार्च 1949 से। अगला क्वेश्चन, निम्न में से असत्य कथन को पहचानिए। असत्य जो कथन है उसे पहचानना है। 1 नंबर, राजस्थान में सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या वाला जिला जयपुर। सही है, बिल्कुल सही है। उसके बाद राजस्थान में सर्वाधिक महिला जनसंख्या वाला जिला जयपुर, ये भी सही है। फिर आता है राजस्थान का सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला जालोर। ये आपके यहाँ पे गलत होगा, यहाँ पे क्या होगा, धौलपुर। क्या होगा, धौलपुर। और धौलपुर का जो लिंगानुपात है वो कितना है, वो आपके 846। कितना है, 846 है। राजस्थान में राजस्थान में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला, ये थोड़ा मिसप्रिंट होगी। राजस्थान में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा, झुंझुनू। कौन सा है, झुंझुनू। ये भी आपका राइट है। राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला जयपुर है, ये भी आपका राइट है। और राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला, यानी सबसे कम जनसंख्या वाला, वो आएगा आपके जैसलमेर। कौन सा आएगा, जैसलमेर। और जैसलमेर में ही राजस्थान की जो पुरुष जनसंख्या है, सबसे कम पुरुष जनसंख्या, वो किसमें है, जैसलमेर में। और राजस्थान में सबसे कम महिला जनसंख्या, वो भी किसमें है, वो भी आपके जैसलमेर में। क्लियर। अगले क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा जिला आर्द्र जलवायु प्रदेश में आता है। तो वही बात होगी जलवायु वाली जो पहले मैं बना के बताई थी कि आर्द्र, उपाद्र, शुष्क, अर्ध शुष्क। क्लियर। तो निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा जिला आर्द्र जलवायु प्रदेश में आता है, अजमेर, भीलवाड़ा, बारां, राजसमंद। क्लियर। अजमेर, भीलवाड़ा, बारां, राजसमंद। तो बताइए कौन सा आएगा। देखिए इसमें जो आएगा आर्द्र में, वो आएगा आपके राजसमंद। कौन सा आएगा, राजसमंद आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि दक्षिणी राजस्थान का है। क्या है, दक्षिणी राजस्थान का जिला। किसका जिला है, दक्षिणी राजस्थान का जिला कौन सा है, राजसमंद। बारां जो है ये दक्षिणी पूर्वी का, किसका है, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान का जिला है। क्लियर। उसके बाद भीलवाड़ा मध्य राजस्थान, अजमेर मध्य राजस्थान। इसमें किस प्रकार की जलवायु होगी, तो इसमें आएगी उप आर्द्र जलवायु। कैसी आएगी, उप आर्द्र जलवायु। उप आर्द्र जलवायु वाले कौन से जिले हैं, भीलवाड़ा और अजमेर। उप आर्द्र जलवायु वाले प्रदेश है। बारां दक्षिणी पूर्वी राजस्थान का है। इसमें कैसी है, आर्द्र है लेकिन उप आर्द्र भी सम्मिलित है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राजसमंद। आपका एग्जिट जो आंसर होगा वो आपका राजसमंद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिट्टी का पीएच मान 7 से कम होने पर मिट्टी हो जाती है उपजाऊ, और उपजाऊ को क्या बोलते हैं, उदासीन भी बोलते हैं। उपजाऊ को क्या बोलते हैं, उदासीन। फिर आती है सारीय, अम्लीय और लवणीय। बताइए क्या हो जाती है। देखिए मिट्टी का पीएच मान सामान्यतः कितना होता है, 7। कितना होता है, 7 पीएच मान पे मिट्टी क्या होती है, उपजाऊ होती है या उदासीन होती है। लेकिन 7 से पीएच मान अगर बढ़ जाए, 7 से पीएच मान अगर बढ़ जाए तो क्या हो जाती है मिट्टी, मिट्टी हो जाती है सारी। क्या हो जाती है,
क्षारीय मिट्टी हो जाती है, और क्षारीय को क्या बोलते हैं? लवणीय मिट्टी बोलते हैं। क्षारीय को क्या बोलते हैं? लवणीय मिट्टी बोलते हैं। इसको दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? रॉक फास्फेट का। किसका प्रयोग किया जाता है? रॉक फास्फेट का प्रयोग किया जाता है। क्लियर? और मिट्टी का पीएच मान 7 से कम हो, मिट्टी का पीएच मान 7 से कम हो तो मिट्टी कैसी हो जाती है? तो ये हो जाती है आपके अम्लीय मिट्टी। कैसी हो जाती है? अम्लीय मिट्टी। और अम्लीयता को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जिप्सम का। किसका प्रयोग किया जाता है? जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। क्लियर? राइट आंसर क्या होगा? अम्लीय हो जाती है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 अम्लीय हो जाती है। लवणीयता क्षारीयता का दूसरा रूप क्या है? लवणीयता। क्लियर? अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कोपेन के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाने वाली जलवायु है कौन सी? BWHW, दूसरी BSHW, तीसरी CWG और चौथी AW। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? एक छोटा सा राजस्थान का मैप बनाते हैं, नन्हा सा प्यारा सा। देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? कोपेन ने जो वर्गीकरण किया है उसी के आधार पर बतानी है कि सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन सी जलवायु है। सबसे पहले आती है आपके BW और HW। इसे क्या बोलते हैं? शुष्क जलवायु प्रदेश। क्या बोलते हैं? शुष्क जलवायु प्रदेश। क्लियर? उसके बाद फिर आते हैं आपके BSHW, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। फिर आती है आपके CWG, उप आर्द्र जलवायु प्रदेश। कौन सा आएगा? उप आर्द्र जलवायु प्रदेश। क्लियर? फिर आता है आपके AW। कौन सा आता है? AW उष्ण। कौन सा? उष्ण आर्द्र जलवायु प्रदेश। उष्ण आर्द्र जलवायु प्रदेश। क्लियर? सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन सी है? तो सर्वाधिक क्षेत्रफल पर जो आएगी वो आएगी आपके CWG। कौन सी आएगी? CWG है। कोपेन के अनुसार सर्वाधिक क्षेत्रफल पर है तो कौन सी आएगी? ऑप्शन नंबर 3 CWG आपका राइट आंसर होगा। इसी मैप के अकॉर्डिंग सबसे कम यानी सबसे कम क्षेत्रफल पे ऑप्शन नंबर 4 AW यानी उष्ण आर्द्र जलवायु सबसे कम होगी। क्लियर? BSHW और BWHW यानी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को दो भागों में बांट के कौन कौन सी जलवायु बनाई है? शुष्क जलवायु प्रदेश और अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। क्लियर? उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, आगे से आगे शेयर करो और हमारे चैनल को आगे से आगे शेयर करो। उसके बाद क्लास अच्छी लगे तो लाइक करो। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।